बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला कुन कदम उठाया है कि मशरिक़ वस्ता की सियासत और सलामती का रुख बदल सकता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान दस्तखत होने वाला स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SDM में जिसे कहा जाता है, ऐलान करता है कि अब किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा और जवाब भी मुश्तरका होगा। इस मुआहदे में हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ को शामिल करना इसकी स्ट्रैटेजिक और जज्बाती अहमियत को मज़ीद बढ़ा देता है। ऐसे वक्त में जब फ़लस्तीन, कतर, यमन और लेबनान पर हमलों की ख़बरें सामने आ रही हैं, ये मुआहदा ना सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए एक दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अपने दिफा और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में यकजान है। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया है एयर मार्शल आमिर मसूद खान साहब ने। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, फरमाइएगा, इस दफाई मुआहदे के सबसे नुमायां और फैसला कुन पहलू आपके नज़दीक कौन से हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुआहदा जो है एक बड़ी सिग्निफिकेंट हैसियत रखता है। दो के हमारे सऊदी अरेबिया के साथ हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ब्रादराना ताल्लुकात रहे हैं। अर्ली 60s से पाकिस्तान के ट्रुप्स भी सऊदी अरेबिया में कुछ मौजूद हैं और काफ़ी सारे एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री जो ट्रेनिंग है वो रही है। और तमाम एकेडमीज़ में, तमाम स्टाफ कॉलेजेस में आपको सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस है वो सऊदीज़ की नज़र आती है। और मोर सो के जब से सेंटकॉम का हेडक्वार्टर, जो अमेरिकन सेंटकॉम का हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ तेहरान से दोहा में, तो उस वक्त से लेकर सऊदीज़ में एक थोड़ा सा तशवीश वाला एलिमेंट ज़रूर रहा और उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री को तरजीह दी और ट्रेनिंग को तरजीह दी वेस्ट के मुकाबले में, यूरोप के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में। दो के अभी तक उनके मैक्सिमम जो हार्डवेयर्स और वो चीज़ें हैं वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी उधर मौजूद है, ट्रेनिंग मौजूद है, बेतहाशा किस्म की प्रेजेंस अदर देन एक फॉर्मल प्रेजेंस जो सेंटकॉम की होती है मौजूद अभी भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मुआहदा है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज वही है जिसका आपने जिक्र किया कि एक मुल्क पे हमला जो है वो दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा। जारियत जो है उसको दूसरे मुल्क के लिए जारियत तस्वुर किया जाएगा, जो कि आपको नेटो में मिलता है, जो उसका नेटो का सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज है। सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये एक बहुत एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसकी, ना सिर्फ इस लिहाज से कि एक ये ज़ाहिरी तौर पे एक मैसेजिंग करता है, बल्कि अमली तौर पे भी देखा जाए तो ये इसकी डेटरेंस वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आता है। true. और हमारे रीजन के ऊपर भी इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और मिडल ईस्ट पे तो इसकी हैं ही मौजूद। हमारे लिहाज से अगर आप पिछले काफ़ी कुछ महीनों में देखें तो एक पूरे खित्ते में एक अनसर्टेनिटी वाला और इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट बढ़ता जा रहा था। और हमारे एरिया में जिस तरह जारियत की हिंदुस्तान ने मई में, और जो कुछ उसको जवाब मिला और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखने का भी कहा, तो ये अवामिल ज़ाहिर करते थे कि इंडिया के जो अभी भी अज़ाइम हैं वो कोई बहुत ऐसे नहीं हैं कि जिनसे आप तसव्वुर कर सकें कि इस आने वाले दिनों में या महीनों में, सालों में कोई इधर पीस होगा इस रीजन में। और वो एक किस्म का आप समझें कि इस मुआहदे के बाद काफ़ी हद तक चेकमेट हुए। पहले वो चाइना को समझते थे कि वो एक पाकिस्तान का साथ दे रहा है और टर्की का। अब जब सऊदी अरेबिया, जिसको वो अपना बड़ा क्लोज एक पार्टनर समझते हैं, स्पेशली जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी उन्होंने जनरेट की है सऊदीज के साथ पिछले कुछ अरसे में और कुछ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के मुआहदे भी किए हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये लम्हा जो है एक शॉक एंड ऑ वाला लम्हा जरूर है। और डेफिनेटली दे हैव बीन चेकमेटेड बाय दिस पर्टिकुलर जितना एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा सर, इसमें जरा एक चीज और भी थोड़ी फरमाइएगा। स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो है, इसके बाद पाकिस्तान और अगर हम सऊदी अरब की दिफाई हिकमत अमली को एक तरफ देखें तो उसमें कोई बेसिक तब्दीलियां आपको नजर आ रही हैं? आपको लगता है चीजें अब चेंज होंगी एट ग्रास रूट लेवल या एट उनके कोर, जहां पर हम लोग यू नो व्हाट आई मीन टू से? जी देखिए, ये कहना कि हम देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और एनालिस्ट ने इसको जोहरी ताकत के साथ इसको किया है,
तो देखिए ये बहुत एक मैं समझता हूँ प्री मेच्योर चीज भी है और इमेच्योर एस्पेक्ट भी है कि अगर ये कहना शुरू कर दें कि ये कोई इस्लामिक बॉम्ब वाला मुआहदा है और हम जो है वो कंप्लीट न्यूक्लियर कवर देंगे। आई थिंक ये मुआहदा इस सिग्निफिकेंस से जरा एक ज्यादा एक सिग्निफिकेंस है इसकी, जो कि इस पूरे खित्ते के लिए स्पेशली, जिस तरह मैं अभी आप इसी तरफ ही आ रहा था कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हालात रहे हैं ईरान की जंग के बाद भी और अभी जो दोहा पे अटैक हुआ, तो उनको बहुत इनसिक्योरिटी है जितनी गल्फ कंट्रीज हैं। पहले उनकी जितनी ओरिएंटेशन थी वो टुवर्ड्स ईरान की तरफ थी। ईरान को वो हमेशा थ्रेट समझते थे, इवन इसराइल से बड़ा थ्रेट वो ईरान को समझते थे। तो बहुत ज्यादा वो स्केप्टिक नहीं थे इसराइल की एक्टिविटीज का जो वो ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ एक गठजोड़ में करते रहे हैं। लेकिन अब जब से दोहा पे हमला हुआ है तो ये टाइमिंग्स जो है इस मुआहदे के बड़े सिग्निफिकेंट है उस लिहाज से, और तमाम गल्फ कंट्रीज में एक एंजाइटी है, एक अनसर्टेनिटी है, जो कि वो ये समझते हैं कि आज अगर कल ईरान की बारी थी, आज दोहा की हुई है, तो आने वाले दिनों में उनका भी किसी ना किसी तरह से एक बारी आ सकती है। तो उस लिहाज से एक उन्हें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंट्री चाहिए थी एज एन ऑल्टरनेट टू अमेरिका। दे डिडंट वांट टू पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट। तो वो तमाम जो है ना वो एग्स को एक बास्केट में नहीं देखना चाहते, और स्पेशली जिस तरह का इनका चल रहा है गठजोड़ इसराइल के साथ और जो कुछ गाजा में हो रहा है और जिस तरह से दुनिया रिएक्ट अप कर रही है, तो इन तमाम अवामिल को देखते हुए पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क, एक इस्लामिक मुल्क के तरह सामने आता है जो डेफिनेटली एक जोहरी ताकत है, लेकिन इसका मिलिट्री वाला एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं, और वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुस्लिम कंट्री की इतनी स्ट्रेंथ है जितनी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री की है, और डेफिनेटली वी आर अ न्यूक्लियर पावर। तो ये चीज़ें जो है एक डेफिनेटली एक कवर देती हैं सऊदी अरेबिया को, जो कि काफ़ी अरसे से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सऊदिया की जो हरमैन शरीफैन की जो प्रोटेक्शन है वो कर रही है, लिए वो रहा है। बिल्कुल। अभी भी एंटी टेररिस्ट जो वो जनरल राहील जो करते हैं उसमें तकरीबन 35-40 ममालिक शामिल हैं। तो वो जी हाँ, तो काफी हद तक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अब ये इसको एक फॉर्मल तरीके से उन्होंने पेन डाउन किया है। ठीक, अच्छा सर, दो चीजें और, जरा एक और पर्सपेक्टिव रीजन की अभी हम बात कर रहे हैं। आपको करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस वक्त रीजन का ये व्यू है कि अगर इजराइल से कोई मुल्क बचा सकता है जो कि स्ट्रांग हो इस हद तक, वो पाकिस्तान है। एक रीजन का व्यू ये आ रहा है, और दूसरी तरफ भारत ने अपने खदशात का इजहार किया है, वो तो हमेशा से करते रहे हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे आपको लगता है कोई दबाव डाल सकते हैं इस सिनेरियो में? जी देखिए, अभी जो हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं मंसूर, वो चाइना के साथ और अमेरिका के साथ काफी बेहतर हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ हो कि दोनों ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अभी इस लेवल के और एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप चल रही है। तो हमें बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म नहीं करना चाहिए अमेरिका के बारे में भी, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका की जो एक टिल्ट इसराइल के साथ है और जिस लेवल की स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस और पार्टनरशिप उनकी इसराइल के साथ है, वो किसी मुस्लिम ममालिक के साथ नहीं है, और डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ भी नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज दो के फुल स्पेक्ट्रम के लिहाज से शायद वो चीज तो नहीं प्रोवाइड कर जो कि एक ग्लोबल पावर के तौर पे अमेरिका कर सकता है, लेकिन आप एज एन ऑल्टरनेट अगर आप देखें और मुस्लिम कंट्री के लिहाज से देखें और डिपेंडेबिलिटी और सिंसेरिटी के लिहाज से देखें, तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि एक न्यूक्लियर पावर है। और न्यूक्लियर एक डेटरेंस है जो कि हमेशा रखना चाहिए एक मुल्क को, ताकि उसका वो हाल ना हो जिस तरह ईरान का किया गया, सीरिया का किया गया, या लेबनान और बाकी ममालिक का किया गया, अफगानिस्तान का। तो पाकिस्तान डेफिनेटली बिकम्स अ नेचुरल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर दिस कंप्लीट रीजन। तो गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ये डेफिनेटली इस पे आसरा करेंगी, और आज हमारा सऊदीया के साथ एग्रीमेंट हुआ है, मुझे कोई शक नहीं है कि बाकी गल्फ कंट्रीज भी बहुत जल्दी इस पैक्ट को ज्वाइन, इस एग्रीमेंट को ज्वाइन। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिक सी सिचुएशन है, स्पेसिफिकली ऑपरेशन बनी अल मरसूस के बाद। एक हम पाकिस्तान की इस वक्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन देख रहे हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान एक लीडिंग रोल के अंदर हमें आता नजर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका की बात करें, यूरोपीय ममालिक के रद्द अमल को, इन दोनों को अगर आप इनका एनालिसिस करें तो इसको आप किस जाविये में देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये आई थिंक मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर था। और उसके बाद जो जितनी भी इंसिडेंट्स और जितने भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिसमें ईरान वाला शामिल है और अभी दोहा पे अटैक शामिल है, उसमें पाकिस्तान डेफिनेटली कम्स आउट एज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर के जिसके पास कम से कम इस तरह की कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल मौजूद हैं, हथियार मौजूद हैं कि वो किसी भी किस्म की ताकत या जारियत का मुकाबला कर सकता है और बड़े मजबूत तरीके से कर सकता है और बड़े मजबूत तरीके से जवाब दे सकता है। तो वो एक डेफिनेटली एक क्रेडिबिलिटी इस पाकिस्तान की कायम हुई है मई वाले कॉन्फ्लिक्ट के बाद से। और यूरोप और अमेरिका, मैं तो समझता हूँ कि सारी दुनिया के ममालिक, स्पेशली जो वेस्ट के ममालिक हैं, वो पाकिस्तान और इसराइल हिमसेल्फ ऑल्सो एक न्यूक्लियर जो कंट्री है उसको कदर की निगाह से भी देखते हैं और जो हमारे दुश्मन हैं वो उसको स्केप्टिसिज्म की निगाह से भी देखते हैं। तो पाकिस्तान डेफिनेटली कम्स इनटू द लाइमलाइट। अब ये हमें ज़रूर देखना पड़ेगा और इस चीज़ का हमें एक 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 एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि सऊदीया जहाँ पे पाकिस्तान को देख रहा है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रांग है और वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है किसी किस्म की फ्यूचर दायरियत में, वहाँ पे उनको एक ऑल्टरनेट के तौर पे मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है, जिसके लिए आई एम श्योर कि वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। और चाइना इस वक्त उस के हथियारों को जिस तरह पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और जिस तरह उसकी मेरा ख्याल में एडवर्टाइजमेंट हुई उसके बाद से और क्रेडिबिलिटी का पता चला, तो वेस्ट ये जो जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं और फार ईस्टर्न कंट्रीज इस वक्त चाइना के तौर पे एज एन ऑल्टरनेट हथियारों और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के लिहाज से देख रही हैं। स्पेशली उनकी परेड के बाद से जो कुछ नजर आया वो तमाम वो चीज़ें थी जो कि वेस्ट में अभी शायद मौजूद भी नहीं है और चाइना कई अवामिल में, कई टेक्नोलॉजीज में उनसे शायद एक हाथ आगे है। तो मैं समझता हूं कि चाइना को जरूर ऑल्टरनेट के तौर पे वो देख रहे होंगे, लेकिन अभी हमें अमेरिका का रिएक्शन देखने की भी जरूरत है कि क्या ये मुआहदा अमेरिका की इजाजत के बगैर हुआ है या उसकी कंसेंट किसी हद तक शामिल थी। ये आने वाला वक्तों में आपको अंदाजा होगा। लास्ट सर जरा मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं खित्ते में तवाज़ुन की, तो इस मुआहदे का आपको फौरी, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म क्या असर नज़र आ रहा है, और आपके नज़दीक इस मुआहदे का सबसे बड़ा, अगर हम बात करें डिफेंसिव और स्ट्रैटेजिक फ़ायदा, किसको होने जा रहा है? जी देखिए, पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली ये एक विन विन सिचुएशन है और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हमें डेफिनेटली नज़र आएंगे, मिलिट्री में भी नज़र आएंगे, डिप्लोमेसी में भी नज़र आएंगे और इकोनॉमी में भी नज़र आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है और अगर वो पाकिस्तान को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इस रीजन में देखना चाहता है तो दे हैव टू मतलब सपोर्ट अस इकोनॉमिकली, और दैट इज आवर सॉफ्ट बेली और हमारा वीक एरिया है, जिसको हमें देखने की जरूरत है। इमीडिएट बेसिस पे जो इसके इफेक्ट्स हैं, मैं सिनेरियोज के लिहाज से अगर देखूं तो क्योंकि मुझे कोई आने वाले वक्त में कोई ऐसा सिनेरियो नजर नहीं आता कि जिसमें इजराइल किसी किस्म की सऊदीया के अगेंस्ट जारियत करना चाहेगा, क्योंकि ईरान के अलावा तमाम ममालिक ऐसे हैं जो कि उसके साथ फेवरेबल रहे हैं, ना सिर्फ इजराइल को एयर स्पेस प्रोवाइड करते रहे हैं बल्कि ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल होते रहे हैं, जिनमें यूएई शामिल है, जिनमें सऊदी की एयर स्पेस इस्तेमाल होती रही है, जिसमें मोरक्को और ये ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इनकी एयर स्पेस इस्तेमाल, बिल्कुल ठीक है, और वो दोहा के मगर जब से दोहा वाला इंसिडेंस हुआ है एक एतबार वाला एलिमेंट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, और उसी वजह से वो एक ऑल्टरनेट के तौर पे डेफिनेटली देख रहे हैं पाकिस्तान को भी, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि चाइना के साथ भी एक इश्तराक जरूर होगा ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी उन्हें मिल सके, सिर्फ इक्विपमेंट के लिहाज से नहीं बल्कि मैन पावर के लिहाज से भी और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिहाज से भी। तो पाकिस्तान फ्यूचर में हमें डेफिनेटली हम देखेंगे कि फ्यूचर में पाकिस्तान में सऊदीज ऑलरेडी बहुत हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये इंटरेक्शन इंक्रीज होगा बहुत, मतलब ये कि पाकिस्तानी भी जाएंगे उधर ट्रेनिंग देने के लिए और वो लोग भी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। एयर मार्शल आमिर मसूद खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये मुआहदा सिर्फ एक सफारती दस्तावेज नहीं, ये खित्ते के बदलते हालात में एक फैसला कुन ऐलान है। अब देखना यह है कि ये इत्तेहाद महज अल्फाज की हद तक रहता है या मैदान अमल में तारीख बदलने वाला कदम साबित होता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान मेरे साथ होंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, इसराइल का दोहा पर हमला एक खुली जारियत है जिसने कतर की खुद मुख्तारी, अरब दुनिया की साख और मुस्लिम उम्मा की यकजहती पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। अरब लीग और OIC के बयानात तो सामने आ गए हैं, मगर तारीख गवाह है कि बयानात से कभी जंगें नहीं रुकी। असल सवाल ये है, क्या इस बार मुस्लिम दुनिया वाकई कुछ करेगी या फिर ये भी महज वक्ती रद्द अमल बनकर रह जाएगा, और पाकिस्तान क्या वो सिर्फ तमाशाई रहेगा या इस नए खेल में उसकी भी कोई अमली जिम्मेदारी बनती है। इस तमाम तर सूरत हाल को जानने के लिए मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जलसा फरमाइएगा, अरब लीग और OIC की मजम्मत, क्या ये सिर्फ लिप सर्विस है या वाकई इसराइल को रोकने की सलाहियत रखते हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़े हाई लेवल की एक जो मुश्तरका मीटिंग थी, उसके अपने जो पॉलिटिकल कॉनोटेशंस हैं, दैट बाय इटसेल्फ आर वेरी इम्पोर्टेंट, और उससे एक किस्म की यूनिटी का मैसेज फ्रॉम द इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड वो सारी दुनिया को गया, और वो इसराइल की तरफ से भी गया, और वहाँ पे उन तमाम ममालिक के लिए एक पैगाम भी था, मुस्लिम ममालिक का जिनके इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, कि वो उन रिलेशंस को सेवर करने पर गौर करें। तो ये मेरे ख्याल में एक इम्पॉर्टेंट किस्म का उनका एक डिसीजन और कंक्लूजन था। साथ साथ अगर इसराइल की बात आती है तो जाहिर बात है कि इसराइल तो वो ग्रेटर इसराइल की बात करने लगा है, जिसमें मिडिल ईस्ट तकरीबन 7 ममालिक शामिल हैं। मैं उनका नाम भी लूँगा, और ये कंट्रीज़ हैं पोर्शंस ऑफ टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का तो खुदा न खास्ता जो एरिया ग्रेटर इसराइल में शामिल है वो तो मदीना तक है। तो ऑल्दो कतर उसमें अभी तक शामिल नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि उसकी जो जारहियत है उसका कोई लिमिट नहीं है, और उसकी मेन वजह यह है कि इस तरह की जारहियत से जो है उसके ऊपर ना तो इंटरनेशनल प्रेशर है, ना ही यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर है, और जिस तरह आपने खुद कहा, ना ही अरब लीग का, ना ही OIC का उतना प्रेशर है जितना होना चाहिए। तो ये तमाम रीज़न है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसराइल लगातार वो जारहियत कर रहा है, और पूरे मिडल ईस्ट को उसने डिस्टेबलाइज किया हुआ है। खुद यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हमला जो है ना इसराइल के इंटरेस्ट में था और ना ही ये यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन जो US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो इसराइल गए, और फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे जो पहला वाला बयान है उसकी निगेशन हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक बड़ा कलीदी रोल है कि उन्होंने वादा किया है अपना मैगा जो ऑडियंस है, जो वोटर्स है, और सारी दुनिया से कि वो इस तरह की जंगें जो है वो रोकेगा। तो इनके ऊपर मेरे ख्याल में अमल करवाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ इसराइल के बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के और उसके इत्तेहादियों के इंटरेस्ट को खतरा है, और साथ साथ मिडिल ईस्ट जो है वो डिस्टेबल रहेगा, जो कि इवेंचुअली पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। अच्छा सर, इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव है, जरा पॉइंट बाय पॉइंट इस पे चलते हैं। नेतन्याहू ने हमले को जायज करार दिया है, क्या ये मुस्लिम ममालिक की बेअमली पर तंज नहीं? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि जी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी खामोशी सी एक नजर आई, और जबकि कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को 40-50 मिनट पहले पता था कि यहां पर हमला होने जा रहा है। इसको आप किस पर्सपेक्टिव में फिर देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की कंप्लिसिटी तो लगती है, अपेरेंटली लगती है। ओके। और एक और पैटर्न आप ये देख लें कि जब इजराइल ने ईरान के ऊपर एग्रेशन की
तो उस वक्त भी यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का एक डायलॉग चल रहा था, और अभी भी एक डायलॉग चल रहा था गाजा में पीस के लिए। कतर में और वहाँ पे गाजा में जितने भी वहाँ पे लीडरान थे वो वहाँ पे उनको टर्की से बुलाया गया, हमास के लीडर्स को कतर में बुलाया गया बातचीत के लिए। तो ये पैटर्न ऐसा है कि अब वो उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कहते तो ये है कि आप डायलॉग के लिए आए, लेकिन उनको ट्रैप किया जाता है और उनको मारा जाता है। और ईरान में भी ऐसा हुआ, यहाँ पे कतर में ऐसा हुआ। और अगर आपको याद हो तो कई साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद पाकिस्तान से कहा था कि वो कुछ अफगान उस वक़्त के जो मुजाहिदीन के जो लीडर्स हैं उनको बुलवाया जाए पाकिस्तान में डायलॉग के लिए। लेकिन वो जब आ रहे थे पाकिस्तान के रास्ते में तो उन्होंने उनको ड्रोन कर दिया था। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही सीरियस किस्म की एक अप्रोच है, बहुत गलत पॉलिसी है, जिसको मेरे ख्याल में उनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। बिल्कुल वरना मैं समझता हूँ कि क्रेडिबिलिटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जो है उसको बहुत खतरा होगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसकी एक दूसरा मैं अगर बात करूं पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हमें क्या कंसर्न्स हैं? इजरायली अज़ाइम हमारे कंसर्न्स हैं, खलीज में अदम इस्तेकाम हमारा कंसर्न है, या आलमी दबाव के दरमियान हमारी अपनी पोजीशन कहां पर खड़ी है इस वक्त? देखिए, ये बहुत रेलेवेंट एक सवाल है, और मैंने आपसे जो ग्रेटर इजराइल का जिक्र तो किया, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है जो अखंड भारत है। अखंड भारत में मैं आपको बताऊं कि 8 ममालिक उन्होंने शामिल किया है। दिस इज पहला वाला जो है ना, जो ज़ायनिस्ट ड्रीम है, और ये हिंदुत्व का ड्रीम है। उसमें उन्होंने बात की अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइनीज तिब्बत कंप्लीट, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका। और इसमें जो इंडो इजराइल नेक्सस है, आपने इसकी मैनिफेस्टेशन देख ली थी मई के दौरान, कि बहुत सारे एडवाइजर, बहुत सारे हथियार इजराइल के वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। ठीक, पाकिस्तान के इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसलिए ये हमारा कंसर्न है। और ये भी एक मैं बात ऐड कर लूँ कि देखें, जो फ़लस्तीन का मसला है या कश्मीर का जो मसला है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर सबसे पुराना मसला है, और हर एक के ऊपर कम से कम एक दर्जन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन है। लेकिन ये दोनों, इजराइल और इंडिया, इनको मारने से इनकार कर रहा है। तो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, कि इसको जो है इसको हर तरह उसको कंडेम करे, और अगर इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है तो उसका ऐसे बंदोबस्त करे कि ये दोनों ममालिक जो है आइंदा इस बात की जुर्रत ना कर सके कि पाकिस्तान को थ्रेट कर सके। बिल्कुल ठीक सर। पाकिस्तान अगर मैं बात करूं तो इज डिमॉन्स्ट्रेबल मिलिट्री पावर, ये पूरा रीजन स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट इस वक्त इस चीज़ को जानता है, पहचान गया है। ये जो भी रीसेंट स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अब लोग दूसरे ममालिक, ऑब्वियसली हिंदुस्तान भी इस चीज़ के ऊपर बड़े तिलमिला रहे हैं। इस एग्रीमेंट को आप होते कैसे देखते हैं, और डाउन द रोड क्या आपको वाकई लगता है कि इस रीजन को, मिडल ईस्ट को स्पेसिफिकली, इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि इजराइल से अगर कोई मुल्क उनको बचा सकता है तो वो पाकिस्तान है? देखिए, बात यह कि इस वक्त तो हमें बात करना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसके ऊपर तो दोनों ममालिक को इजराइल से खतरा है। ठीक है, ठीक। और पाकिस्तान को तो इंडिया और इजराइल के नेक्सस से खतरा है। तो इसीलिए अब मैं समझता हूँ कि ये अगर होता है, देखिए सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो बहुत पुराने। 1967 में हमारे आर्म फोर्सेस ने, उनके आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग को शुरू किया,
पर्टिकुलरली उनके एयरफोर्स को। और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, इन सब के साथ जो है हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उनकी सीनियर लीडरशिप जो है, सऊदी लीडरशिप यहाँ पे आती है कोर्सेज के लिए, PMA में, नेवल हेडक्वार्टर में, रसालपुर में आते हैं वो, NDC में, NDU में। तो ये उसका एक मिसाल है। और अगर आपको याद हो तो 80s में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड वहाँ पे कई अरसा जो है तयन रहा वहाँ पे, इसलिए कि सऊदी अरेबिया को थ्रेट थे, थ्रेट रहे हैं, इजराइल से रहे हैं। और उस वक्त सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया था तो वहाँ से थ्रेट थे, और किसी ज़माने में ईरान से भी उनको थ्रेट थे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों ममालिक का आपस में एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है जिसको अभी फॉर्मलाइज किया गया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, क्योंकि हमारे जो आर्म फोर्सेस है दुनिया की बेहतरीन अफवाज है, चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे उसकी मोटिवेशन हो, और चाहे उनकी हिकमत अमली हो, तो ये इसकी कॉम्बिनेशन अगर होती है सऊदी अरेबिया के रिसोर्सेज के साथ, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ कंट्रीज। बिल्कुल ठीक है सर। एक और भी ज़रा फरमाइएगा, आज DGISPR ने बड़े क्लियरली कन्वे किया है कि अफ़गान मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त वापस चले जाना चाहिए। जो गैर कानूनी अफ़गान हैं वो दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। इस पे राय को आप किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली मोर देन 30 मिलियन पीपल आर विद अस, हमारे पास हैं, और आज के नहीं हैं, सालों साल से हैं। उनके वापस जब एग्जिट की बात होती है तो पूरे स्पेसिफिकली KP के अंदर एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हम सामने देखते हैं। इसको आप किस तरह सम अप करते देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इन तमाम अफगान रेफ्यूजीज को ना अभी फौरन वापस चला जाना चाहिए, इसलिए कि जो वहाँ पे इंटरिम तालिबान हुकूमत है वो ये दावा करते हैं कि अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन अमान है। उनके कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से शायद बेहतर है। तो अभी मतलब कोई रीजन रह नहीं जाता कि वो उनको खुद क्यों नहीं वेलकम करते हैं। अफगानिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि अपने लोगों को जिन्होंने वतन छोड़ा हुआ है उनको वापस बुलाने के लिए तैयार नहीं है, उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। Very true. और खुद मैं समझता हूँ कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने जितनी भी उसकी मेहमान नवाजी की है उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। और ये भी कि इनमें से बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जिनको जो टेररिस्ट है, दूसरन इनको टेररिस्ट उनको इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में। और आजकल तो कुछ जो रीसेंट हमले हुए हैं KP में, उसमें तो स्पेसिफिकली अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया, उनको मारा गया है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो अफगान गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दिया गया है कि they are either with the terrorists or with Afghanistan। ये बिल्कुल एक ऐसी मैसेज है। सही कह रहे, बिल्कुल ठीक। लेफ्टिनेंट जनरल रजा मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बिल्कुल नाज़रीन, और अगर हम बात करें कतर पर हमला महज एक वाक़या नहीं है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद और कमज़ोरी का इम्तिहान है। सवाल ये नहीं है कि इजराइल क्या कर रहा है, असल सवाल ये है कि हम कब तक खामोश रहेंगे और कब तक सिर्फ मजम्मत पर ही इक्तफा करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, सैलाब ने बस्तियां उजाड़ दी, खेत खलियान बहा दिए और लाखों लोग आज भी खुले आसमान तले बेसहारा बैठे हैं। ऐसे वक्त में पीपल्स पार्टी ने वफाक से मुतालबा किया है कि बैनुल-अक़वामी इमदाद तलब की जाए, मुतासरीन के बिल माफ़ हों और फौरी रिलीफ पैकेजेस दिए जाएं।
लेकिन पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है, हम मुतासरीन की पंजाब में मदद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो इत्तहादी समझकर बर्दाश्त कर रही हैं, जबकि सिंध में तो अभी सैलाब आया ही नहीं और ये पहले ही बैरूनी इमदाद के पीछे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये वक्त सियासत का है या खिदमत का? अवाम को रिलीफ मिलेगा या सियासी बयानियों में दब कर रह जाएगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मियाँ जावेद लतीफ़ ने, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मियाँ साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि वफाक फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी इमदाद तलब करे। क्या ये दुरुस्त मुतालबा है, नंबर 1, या वफाक का ये फैसला खुद करना है? नहीं, वफाक ने फ़ैसला करना हो या किसी सूबे की डिमांड हो, ज़रूरत हो, मगर बात सीधी सी है कि दुनिया में जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आई हैं उससे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। 10 के करीब जो ममालिक सर फहरिस्त हैं इस माहौलियाती तब्दीली से, उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। मगर जिन 8-10 ममालिक को दुनिया सपोर्ट कर रही है, उनके जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं, मगर पाकिस्तान का उस माहौल में, उस तबाही में 1% भी हिस्सा नहीं है, मगर हम सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। जिस तरह के 2022 में गालबन फ्रांस में एक मीटिंग हुई थी दुनिया भर के ममालिक की, तो उसमें ये तय किया गया था कि पाकिस्तान को 10 अरब के करीब इमदाद दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। और आपको याद होगा 2022 में जो सैलाब आया था उससे 30 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा था। आज जो नुकसान हुआ है, जिसका अभी तक रफ सा तखमीना लगाया गया, वो 60-70 अरब से ज़्यादा का लगाया जा रहा है कि इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिर मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं दुनिया से इमदाद लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्फाक करता हूँ कि ये वक्त लोगों के दुखों का मदावा करने का है, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है। वो दोनों साइड हों। मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से किसी को बयानबाजी भी करनी चाहिए। इस वक्त तो एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, वो सूबे हों, मरकज़ हो, क्योंकि जिनके घर उजड़ गए हैं, कईयों के पास तो यकीन जाने अपनी जान के बाद उनका सबसे कीमती जो चीज़ थी उनका अपना घर था, वो उनका साजो सामान था, और जो साजो सामान है उनका ख़राब हो गया, घर उजड़ गया, उनकी तो कुल एसेट ही दुनिया का उनके पास वो था। अब कोई हुकूमत चाहे भी, कोई रियासत चाहे भी, तो मुकम्मल तौर पर उनको रिलीफ नहीं दे सकती जितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि रियासत क्योंकि माँ के जैसी होती है, जब वो अपनी औलाद का ख्याल करती है, उनके दुखों का मदावा करेगी, तो उनको रियासत से मोहब्बत और बढ़ेगी। और अगर ये मदावा नहीं होगा तो उससे उस मोहब्बत में, उस शिद्दत में कमी आ सकती है। लेकिन मियां साहब, जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं, इसका एक और पर्सपेक्टिव ये है, फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग आप लोगों की हुकूमत के कह रहे हैं कि मुल्क का कर्जा पहले ही 80 खरब से बढ़ चुका है। ऐसे में बैरूनी कर्ज लेना, ये आप क्या समझते हैं, ये मजीद आप लोगों की हुकूमत के लिए और मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एक बहुत मेजर फाइनेंशियल क्रंच में हैं इस वक्त? देखें, बात हुकूमत की नहीं है, बात इस वक्त रियासत की हो रही है, बात किसी जमात की नहीं हो रही, बात कौम की हो रही है। कि दुनिया भर में जहां माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो ममालिक ज़्यादा मुतासर हुए हैं, हम उनमें भी उस फहरिस्त में नुमायाँ हैं, मगर बाकी 8 ममालिक को जिस तरह की इमदाद मिल चुकी है, पाकिस्तान को उस तनाज़र में नहीं लिया जा रहा। उसमें कुछ सुस्ती मनसूबाबंदी में, मनसूबा साजी में हमारी भी है, अपना रियासत की भी, रियासत के अंदर पॉलिसी साजों की भी है,
मगर उसका दूसरा पार्ट जो है वो दुनिया या आलमी कुव्वतें भी हैं जिन्होंने मुसलमान होने के नाते शायद हमें उस तरह सीरियस नहीं लिया जिस तरह के बाकी ममालिक को लिया जा रहा है। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि पंजाब में से क्योंकि सैलाब सबसे ज़्यादा है, सफ़र सबसे ज़्यादा इस वक्त पंजाब ने किया है। हुकूमत पंजाब की अगर हम बात करें, चीफ मिनिस्टर की बात करें, जितने ज़ैली अदारे हैं उनकी बात करें, पाक फ़ौज की बात करें, सैलाब मुतासरीन इलाकों में खुराक, पानी और राशन हर जगह फराहम किया गया है। लेकिन अभी डाउन द रोड जब इसका एक पूरा नुकसान जो असल में हुआ है वो सामने आएगा, आपके हिसाब में हुकूमत के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं इसको लेकर के, कितना बड़ा एक रिलीफ पैकेज होगा और उसकी मालियत कितनी हो सकती है? क्योंकि अभी जो आप बता रहे हैं वो तो 60 से 70 अरब बता रहे हैं। जी मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना नुकसान होने का अंदेशा है, ओके, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मगर मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी हुकूमत हो वो जितने वसाइल होती हैं उसके पास अपनी आवाम पे, अपनी कौम पे खर्च करना कोई उनके लिए कोई अनहोनी नहीं कर रहे। ये ज़िम्मेवारी होती है रियासत की और हुकूमत की कि अब वो अपने लोगों को रिलीफ दे सके। मगर मैं फिर से कहूँगा कि जितना बड़ा नुकसान हो गया है, अब आप देखें ना, आपने लोगों की जानें बचाई, आपने उनको खाने पीने की अशिया फराहम की, क्या वो जानवर जो कई तो बह गए सैलाब में और कईयों का एसेट ही वो था, कईयों का रोज़गार ही वो था, बिल्कुल उनको आपने क्या खुराक दे पाए? नहीं दे पाए। आप इंसानों को मुश्किल खुराक दे पा रहे हैं तो क्या जानवरों को? और जानवर खुराक के बाद बगैर इतने दिन ज़िंदा रह सकेंगे? और फिर कल ये सैलाब उतर जाता है तो लोग अपने घरों को जाते हैं तो कईयों के तो घर मस्मार हो जाएंगे, आप घर नए बना के देंगे, मगर जो उसका साजो सामान, रहन सहन का जो सामान उनके पास बमुश्किल उन्होंने बनाया हुआ था, हर एक को क्या उस तरह सामान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, इतने वसाइल नहीं होते। इसी तरह जानवर हैं उनके, इसी तरह खेती बाड़ी है उनकी। खेती बाड़ी जो करते हैं वो तो चले एक सीज़न या एक साल उनका नुकसान हो गया उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अपने मवेशी, अपने घर का नुकसान को नहीं कर सकते, उसको कहाँ से लाएंगे? अच्छा, लेकिन मियां साहब इसका एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज है डाउन द रोड, जिस तरह आप इस चीज़ की तरफ बात कर रहे हैं उसी की तरफ अगर मैं जाऊं, सैलाब के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ग़िज़ाई किल्लत और महंगाई का एक नया बहरान जन्म ले सकता है। आटा हो, गंदम हो, दीगर ज़रूरियात हों, इनको काबू में करने के लिए हुकूमत, और सबसे ज़्यादा वंस अगेन मैं वही कह रहा हूँ वफाकी हुकूमत का भी किरदार है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस वक्त क्योंकि पंजाब सफ़र किया हुआ है, पंजाब हुकूमत की अब क्या लाहे अमल समझते हैं इस चीज़ को लेकर? मेरा ख्याल है आपको बड़ा वाज़िया कह चुका हूँ कि एक मुसीबत आप फेस कर रहे हैं, एक बड़ी मुसीबत इसके बाद आएगी। बिल्कुल ठीक। जब ये सैलाब गुज़र जाएगा तो लोगों को बसाने की एक बड़ी मुसीबत उसके बाद आएगी। जिस तरह आपने खुराक के हवाले से, फूड के हवाले से बात की कि वो एक बड़ा अज़दहा आपके सामने खड़ा है। फिर आप मुझे ये बताएं कि पंजाब का ख़ास तौर पे 70% पंजाब जो है वो सैलाब से मुतासिर, बिल्कुल ठीक है, 70%। और उनके घरों में ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब या इसके साथ जो बेल्ट लगते हैं, अज़ला लगते हैं, आम तौर पर ये वहाँ तासर होता है, बल्कि उनकी रवायत होती है कि वो अपने गंदम हो, चावल हो, साल का अनाज वो इकट्ठा अब स्टोर कर लेते हैं अपने घरों में। तो मुझे ये बताएं कि जहाँ किसी की जान महफूज नहीं रही वहाँ वो गंदम, वो चावल महफूज तो नहीं रहे होंगे। ये एक हकीकत है। लोगों के स्टोर थे, लोगों ने गोदाम, बड़े बड़े जो मिडल मैन थे उन्होंने उसमें ज़ख़ीरा किए हुए थे, वो भी साथ बह गए। तो यकीनन एक बड़ी परेशानी इसके बाद भी आनी है जिसको फेस कर महंगाई की शक्ल में करना होगा।
बिल्कुल सही। अच्छा, चैलेंजेस की बात करें, दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए सऊदी अरब और वहाँ जाके स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर साइन हुआ है, जिसके बाद से मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रांग होती नज़र आ रही है और हिंदुस्तान में काफ़ी हम तकलीफ देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर। इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान की प्रेजेंस स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट में आप कैसे देखते हैं? आप देखें, आगाज किया था हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जंग का, और जिस तरह हमारी बहादुर मसल्लह अफवाज जो है उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, इससे दुनिया भर में हमें ना सिर्फ पजीराई मिली बल्कि एक जो दौड़ लगी हुई है ताकतवर रियासतों की, तो हमारा उसमें एक ताकत के हवाले से नुमाया मकाम बना है। अब देखने वाली बात यह है, जिस मुआहदे की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमारे सिक्योरिटी के हवाले से कई मुआहदे सऊदी अरब से मौजूद हैं पहले से, मगर जिस तरह दिफा की का मुआहदा आपने जो जिक्र किया कल परसों हुआ है, तो इसका आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दिफाई लिहाज से इतना मजबूत दुनिया को नज़र आया है कि ये मुआहदा करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कतर में उन्होंने पहले दिफाई मुआहदा अमेरिका के साथ किया हुआ था, फिर आप देखें कि उसका क्या अंजाम निकला। इसी तरह और अरब ममालिक हैं जिन्होंने अपने दिफा का मुआहदा अमेरिका से किया हुआ है। तो पाकिस्तान क्योंकि एक मुसलमान मुल्क भी है, दूसरा एटमी कुव्वत भी है, तो मैं समझता हूँ कि जितने 57-8 के करीब जो मुसलमान ममालिक हैं उनका दूर नहीं, बड़े करीब से चीज़ों को हर कोई वॉच कर रहा है। लगता है कि एक ब्लॉक नेचुरल जो है वो डेवलप हो रहा है, आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो मुआहदा है वो ऐलान करता है कि अब किसी एक मुल्क पर, मतलब सऊदी अरब और पाकिस्तान पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा नंबर 1, और जवाब भी मुश्तरका होगा। इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? फिर नहीं, एनालाइज क्या करना है, एक हकीकत है। देखें, पाकिस्तानियों के लिए तो ये एजाज़ की बात है कि वो हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैसे भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो एक दो स्टेट के दरमियान जो मुआहदा हो गया, बिल्कुल हम तो वैसे भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो एक मुआहदे के बाद तो यकीनन हमारी जिम्मेवारी भी है। बिल्कुल ठीक। मियां जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए मशरिक़ वुस्ता के 3 मुख्तलिफ मनाज़र। पहला मंज़र गज़ा का है, बारूद की बू, टूटी हुई इमारतें और बच्चों की सहमती आंखें। इन्हीं मलबों में एक तंजीम ने जन्म लिया, हमास। ये अपने लोगों के लिए मज़ाहमत की उम्मीद बनी, स्कूल और अस्पताल बनाए, लेकिन इसराइल के साथ इसकी लड़ाई ने गज़ा के बासियों को नस्ल दर नस्ल जंग और नाकाबंदी के कैदी बना दिया। हमास के पीछे कभी कतर, कभी तुर्की की माली मदद रही, कभी ईरान की अस्करी कुव्वत, मगर कीमत हमेशा आम फ़लस्तीनी ने अपने खून और आंसुओं से चुकाई। दूसरा मंजर यमन का है, बंजर ज़मीन, भूख और बिलखते बच्चे और फ़िज़ा में उड़ते ड्रोन। यहाँ से उठे हौसी जो पहले सिर्फ अपने इलाके के हकूक़ मांगते थे, वक्त के साथ ये सऊदी अरब और अमारात के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग का हिस्सा बन गए। ईरान की सरपरस्ती और हिज़्बुल्लाह की तरबियत ने इन्हें ताकत दी, लेकिन यमन को दुनिया की बदतरीन इंसानी बहरान में धकेल दिया। लाखों लोग कहत, बीमारी और बर्बादी का शिकार हैं और मुल्क तबाही की तस्वीर बन चुका है। तीसरा मंजर लेबनान का है, बहरा रोम के किनारे आबाद ये मुल्क एक वक्त में मशरिक का पेरिस कहलाता था, मगर अब वहाँ गुर्बत, अंधेरे और सियासी यरगमाली है। यहाँ वजूद में आई हिज़्बुल्लाह,
जिसे ईरान ने बनाया और शाम ने सहारा दिया। ये इज़राइल के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी अस्करी क़ुव्वत है। हज़ारों मिज़ाइल इसके पास हैं, मगर लेबनान की आवाम के लिए ये क़ुव्वत एक ऐसा बोझ है जिसके नीचे मईशत और सियासत दोनों दब चुके हैं। नाज़रीन, ये है असल हकीकत। तीनों तंजीमें अपने हामियों के लिए मज़ाहमत की अलामत है, मगर आम इंसान के लिए ये सिर्फ एक ना ख़त्म होने वाली जंग और कुर्बानी का दूसरा नाम। गज़ा में बच्चे बमबारी से डरता है, यमन में भूख से मरता है, लेबनान में अंधेरों में जीता है, और ताकत के खेलने वाले अपने मफादात की बाजी जीतते रहते हैं। यानी एक ही सिक्के के दो रुख, एक तरफ आज़ादी का नारा और दूसरी तरफ बर्बादी की हकीकत। ये कैसी जंग है? ये कैसी जंग है जहां सिपाही अवाम है? ये कैसी जंग है जहां सिपाही अवाम है और फातेह हमेशा सियासत के ग़ुलाम है? इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।